बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमेशा छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 व्रत वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हम इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो जल्दी अपलोड कर सकें। आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10 में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना बेसिक के हम प्रश्नावली क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्नावली की हम बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10 व्रत, और इसको एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्रत की परिभाषा क्या होती है। हम सीखेंगे कि व्रत किसे कहते हैं। व्रत की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपत होता है उसे हम व्रत कहते हैं। ठीक है, समझना इसे। एक निश्चित बिंदु का मतलब हो गया, एक हमने एक बिंदु फिक्स कर लिया कि एक निश्चित बिंदु है और इस बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित, मान लो इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर यहां पे है, तो इसी बिंदु से 3 सेंटीमीटर यहां पे, इसी बिंदु से 3 सेंटीमीटर यहां पे, इसी बिंदु से 3 सेंटीमीटर यहां पर। और जब इन सभी बिंदुओं को मिलाया जाता है तो ये एक पथ तैयार होता है। इसी पथ का नाम हम क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं। जो एक निश्चित बिंदु से बाकी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, यह निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। हम जानते हैं इस निश्चित बिंदु का नाम क्या रखा गया है कि यह व्रत का क्या है? केंद्र। इसे हम व्रत का केंद्र नाम देंगे कि यह व्रत का केंद्र होगा। उसके बाद केंद्र और व्रत की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वह व्रत की त्रिज्या कहलाती है। मतलब केंद्र से लेके और व्रत पर कोई बिंदु है यहां तक, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम व्रत की त्रिज्या के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद हमें कुछ छोटी छोटी बातें पढ़नी है। जैसे हम छेदक रेखा की बात करते हैं कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। व्रत पर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। मान लेते हैं हमारे पास एक व्रत है और व्रत पर ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। इन दोनों ही बिंदुओं को छेद कर जाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा का नाम क्या रख दिया गया है? छेदक रेखा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। वर्त की परिधि पर उपस्थित एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। हमने कोई वर्त बनाया, इस वर्त की परिधि पर हमने कोई एक बिंदु P लिया और इस P से होकर जाने वाली हमने कोई एक रेखा खींची है। इसी रेखा का नाम क्या रखा जाएगा? छेदक स्पर्श रेखा। उसके बाद रखा है अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। ऐसी रेखा जो वर्त की परिधि एवं उपस्थित स्पर्श बिंदु से न जाकर वर्त के बाहर से गुजरती हैं उसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब ये हुआ कि हमने एक वर्त लिया है और इस वर्त की परिधि पर कोई बिंदु न लेकर हमने परिधि के बाहर, मतलब वर्त के बाहर कोई बिंदु लिया है और इस बिंदु से अगर कोई रेखा जाती है तो उसका नाम रखा गया है अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी ये वर्त की परिधि से होकर नहीं जाती हैं, इसलिए हम इसे अप्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्रत क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है और प्रतिच्छेदी या फिर अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है। अब आपको नेक्स्ट पेज में एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और उस चित्र में एक व्रत है और बहुत सारी रेखाएं हैं। अब हमें यह सीखना है कि इन बहुत सारी रेखाओं का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से, सबसे पहले जो है रेड लाइन आपको जो बाउंड्री की ओर दिख रही है इसे हम कहेंगे व्रत। व्रत को बनाने के लिए मुझे बिंदु ए की आवश्यकता पड़ी है, तो इस बिंदु ए को हम क्या नाम देंगे? व्रत का केंद्र। ठीक है, बिंदु ए का नाम क्या रखा जाएगा? व्रत का केंद्र। बिंदु ए जो है वह व्रत का क्या है? केंद्र। इसे हम व्रत का केंद्र नाम देंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें एक रेखा नजर आ रही है ए बी। केंद्र से लेके
और परिधि तक की जो दूरी होती है वह वर्त की त्रिज्या कहलाती है। तो हम इस AB को क्या नाम देंगे? वर्त की त्रिज्या। ये किसका काम करेगी? वर्त की त्रिज्या का। उसके बाद में हम देखते हैं DE, यानी D से लेकर और E तक। क्या ये वर्त के केंद्र से होकर जा रही है और ये त्रिज्या की डबल है, तो इसका नाम रखा जाएगा वर्त का व्यास। इसे हम क्या नाम देंगे? वर्त का व्यास। उसके बाद रेखा HI को हम देखते हैं, तो ये रहा HI। ये वर्त की परिधि के दो बिंदुओं को अंदर से छेदती हुई एक रेखा है। इसे हम नाम देंगे छेदक रेखा। क्या नाम देंगे? छेदक रेखा। ये वर्त की छेदक रेखा कहलाएगी। उसके बाद FG रेखा का नाम क्या होगा? चित्र में देखो, ये रहा FG। वर्त की परिधि पर उपस्थित दो बिंदुओं को अंदर से मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कहलाती है। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वर्त का व्यास होती है। तो हम कहेंगे FG को हम वर्त की जीवा नाम देंगे। ये किसका काम करेगी? वर्त की जीवा का। रेखा L की हम बात करते हैं, तो ये जो रेखा L है चित्र में दिखाई दे रही होगी आपको, ये वर्त को C बिंदु पर स्पर्श करती हुई जा रही है। तो हम इसका नाम रखेंगे स्पर्श रेखा। रेखा L को हम क्या नाम देंगे? स्पर्श रेखा। इसे हम स्पर्श रेखा नाम देंगे। उसके बाद बिंदु C, चित्र में देखो बिंदु C को, यह वर्त को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इस बिंदु का नाम क्या रखा गया है? स्पर्श बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या रखा गया है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में आपको। एक बार मैं चित्र में और ड्रॉ कर देता हूं इनको। इस A को क्या कहा गया है? वृत्त का केंद्र। बिंदु A का नाम क्या रखा गया है? वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये जो AB है ये वर्त की क्या है? त्रिज्या। इसका नाम क्या रखेंगे हम? वर्त की त्रिज्या। ये जो DE है ये है वृत्त का व्यास। इसे क्या नाम देंगे? वृत्त का व्यास। उसके बाद ये जो HI है इसे कहेंगे छेदक रेखा। इसका नाम क्या रखेंगे? छेदक रेखा। ये जो FG है इसे नाम देंगे जीवा। क्या नाम देंगे? जीवा। ये जो L स्पर्श करती हुई जा रही है इसका नाम रखेंगे स्पर्श रेखा। इसका नाम क्या रखेंगे? स्पर्श रेखा। ये जो बिंदु C है इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श कर रहा है वर्त को, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? स्पर्श बिंदु। उसके बाद में ये वर्त की परिधि हो जाएगी। इसका नाम क्या रख दिया गया? वर्त की परिधि। इस तरह एक वर्त के अंदर इन रेखाओं को और इन बिंदुओं को बेसिक में जानना बहुत जरूरी है। ये तो हम इतना 10.1 में पढ़ेंगे। 10.2 में जो चीज हम पढ़ेंगे उसकी बेसिक बात हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। 10.2 में हम पढ़ेंगे बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। जैसे मान लेते हैं ये वर्त है, इस वर्त का केंद्र क्या है? O है। O से A और O से B इस वर्त की त्रिज्या है। इस वर्त के बाहर कोई बिंदु P दे रखा है। P से पहली स्पर्श रेखा PA है और दूसरी स्पर्श रेखा PB है और बाह्य बिंदु P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा OP है। उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? पहली बात तो यह है कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। इस वजह से PA का मान किसके बराबर हो जाएगा? PB के। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, PA का मान PB के बराबर है। दूसरे नंबर पे त्रिज्या जो होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब बनाती है। तो OA जो है वो PA पर लंब का काम करेगा। OB जो है वह PB पर लंब का काम यानी 90 डिग्री बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में लिखा हुआ है OA जो है वह PA पर लंब है और OB जो है वह PB पर लंब है, अर्थात त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री बना रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे केंद्र की तरफ बनने वाला कोण तो O हो जाएगा और बाह्य बिंदु P पर बनने वाला कोण P हो जाएगा। इन दोनों कोणों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण AOB और APB यानी कोण APB और कोण AOB इनका टोटल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। चौथे नंबर की बात, APO यानी ऊपर वाला P कोण और BPO यानी नीचे वाला
पी कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और पूरे कोण पी के आधे होते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 4th नंबर पे कि ए पी ओ वाला कोण बी पी ओ वाले कोण के बराबर होता है और पूरे कोण ए पी बी के आधे के बराबर होता है। उसके बाद लास्ट में देखना, ऊपर वाला ओ कोण यानी ए ओ पी, ये वाला जो ओ कोण है यह बी ओ पी इस वाले कोण के बराबर होगा, लेकिन आधे के बराबर होगा इसके, यानी ए ओ बी के आधे के बराबर होगा। ए ओ पी बी ओ पी के बराबर होगा, लेकिन ए ओ बी के आधे के बराबर होगा। ये 5 बातें हमें याद रखनी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कि इनको किस तरह से अप्लाई करना है। फिलहाल आप इन नोट्स को पहले याद कर लें, जिससे कि समझ ले, अच्छे से याद कर लें, जिससे कि हम जब क्वेश्चंस करें तो आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, चलिए अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अगर आप अभी भी चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि एक हमें आगे बढ़ने की और नए वीडियो अपडेट करने अपलोड करने की एक नई सोच मिले, और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहें। हम आपके लिए मेहनत करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता आपका, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलता है कि अगर कोई बच्चा, कोई न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है तो। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। 10.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहां पर एक वृत्त का चित्र बना हुआ है। वृत्त की परिधि पर मान लो मैं यहां पे कुछ बिंदु लेता हूं, आप देख पा रहे होंगे इन बिंदुओं को। ये वृत्त की परिधि पर उपस्थित कुछ बिंदु हैं। ठीक है, हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो इस वाले स्पर्श बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, इस वाले स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी, इस वाले स्पर्श बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, बाकी से भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब बताओ, इन दोनों बिंदुओं के बीच में बहुत सारे बिंदु बनाए जा सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में बहुत सारे बिंदु बनाए जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श बिंदु होते हैं, जिनसे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न ऐसे पूछता कि एक वृत्त के एक स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो एक स्पर्श बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो अनंत स्पर्श बिंदु होने की वजह से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श बिंदु होते हैं, जिसके कारण अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन डन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, रिक्त स्थान भरें। पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे रिक्त स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लेते हैं, इसको समझने के लिए हमने एक वृत्त बनाया, इस वृत्त की हम एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। तो ये हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, ये इस वृत्त की हमने क्या बना दी, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब इस स्पर्श रेखा का नाम क्या रख दिया, एल। अब ये एल स्पर्श रेखा क्या एक ही स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है क्या? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख देना कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
ठीक है, सेकंड नंबर देखिए क्या है। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहते हैं। ये हमारे पास वर्त है। इस वर्त पर मैं दो बिंदु ले लेता हूं, एक बिंदु का नाम है P और दूसरे बिंदु का नाम P हमने ले लिया था, इसका नाम हम Q रख लेते हैं, इसका नाम R रख लेते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, मतलब इन दोनों बिंदुओं को काटती हुई कोई रेखा हम खींचते हैं, जैसे मान लो ये रेखा। तो याद करें, वर्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हमने क्या नाम दिया था? छेदक रेखा। तो हम ऐसी रेखा को छेदक रेखा नाम देंगे। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या नाम देंगे? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। सेकंड का आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। तीसरे नंबर पे देखिए क्या दे रखा है, थर्ड नंबर पे। एक वर्त की रिक्त स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो, वर्त में हमने एक स्पर्श रेखा तो ये बना रखी है, और एक स्पर्श रेखा में ये बना देता हूं, क्यू स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा और खींच देते हैं। ये दो स्पर्श रेखा हो गई। इस स्पर्श रेखा का नाम हमने एम रखा है। अब एक वर्त पर हम दो से ज्यादा स्पर्श रेखा अगर बनाते हैं तो वो कभी भी समांतर नहीं होती हैं, उनको आगे पीछे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक वर्त की केवल कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं? दो से ज्यादा अगर हुई तो वो असमांतर रेखा कहलाएगी। तो थर्ड में क्या है? एक वर्त की केवल दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो थर्ड नंबर में हम क्या लिखेंगे? केवल दो समांतर स्पर्श रेखा। फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को रिक्त स्थान कहते हैं। ये तो हमारे पास वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, इनका ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। तो रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? कौन सा बिंदु हुआ ये? स्पर्श बिंदु। और यहां पे हम फोर्थ का आंसर बना देंगे कि वर्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर जाने वाले एक रेखा से मिलती हैं एक बिंदु Q, ताकि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई PQ का मान बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, चित्र में समझना। वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है, मैंने वर्त का केंद्र क्या नाम रखा? O, और यहां पर मैंने एक स्पर्श बिंदु ले लिया P, और वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो गई? 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा जो है वह PQ है, तो ये P बिंदु है, इसका नाम क्या रख दिया हमने? Q बिंदु। अब इस O को हम केंद्र, यानी केंद्र O को हम Q से मिलाते हैं, तो OQ का जो मान है वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। OQ का मान कितने सेंटीमीटर दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और हमें स्पर्श रेखा की लंबाई जो है PQ, उसका मान क्या करना है? ज्ञात। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब ये एक समकोण त्रिभुज की भांति काम कर रहा है, जिसमें हमें आधार कितने सेंटीमीटर दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात। देखें, समकोण त्रिभुज POQ से इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी हमने। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है,
तो कर्ण का मान कितना हो गया 12, आधार का मान कितना हो गया 5, और लंब का मान क्या हो गया PQ, जो कि हमें क्या करना है ज्ञात। 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हुआ 144, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, और PQ का स्क्वायर किया तो क्या हो गया PQ स्क्वायर। 144 को एज इट इज रहने दो, प्लस का 25 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 25, बराबर में क्या बचा PQ स्क्वायर। यहां पे 144 में से 25 घटाऊ, 14 में से 5 गया तो 9, कितना हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 119, बराबर में कितना दे रखा है PQ स्क्वायर। अगर हमें केवल PQ का मान ज्ञात करना है तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट किस पे लगा 119 में, सारी वैल्यू किस में दे रखी है सेंटीमीटर में। तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई निकल कर आई वो है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में अंडर रूट 119 सेंटीमीटर कौन से नंबर पे है डी, यानी इसका डी विकल्प सही है। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। देखो प्रश्न को समझना, सबसे पहले हमें एक वर्त खींचने के लिए कह रहा था तो हमने एक वर्त बना दिया और एक रेखा हमें दे रखी है। तो मान लेते हैं एक रेखा हमें ये L दी गई है, ठीक है। अब इसी रेखा के समांतर हमें दो रेखा खींचनी है जिसमें से एक कौन सी हो स्पर्श रेखा और दूसरी कौन सी हो छेदक रेखा। तो इसका जो केंद्र है उसका नाम क्या रख दिया हमने O। इसी के समांतर खींचनी है तो स्पर्श रेखा तो इसको स्पर्श करती हुई हो जाएगी और छेदक रेखा इसको दो बिंदुओं पर काटती हुई हो जाएगी इस तरह से। ये रेखा तो हमें प्रश्न में दे रखी है, दिया गया था। ये जो रेखा है इसको एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, स्पर्श बिंदु का नाम मैंने P रखा। तो ये कौन सी रेखा हो गई स्पर्श रेखा, और ये इसको दो बिंदुओं पर काट रही है Q बिंदु और R बिंदु। तो ये कौन सी रेखा हो गई छेदक रेखा। इस स्पर्श रेखा का नाम हमने क्या रख दिया M और इस छेदक रेखा का नाम क्या रख दिया N। अब प्रश्न यही था कि एक रेखा दी गई है उसके समांतर ऐसी दो रेखाओं की रचना करो जिसमें एक रेखा तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी रेखा कौन सी हो छेदक रेखा। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना था, ठीक है। तो यहां पर आपकी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट होती है। अब हम 10.2 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10.2 का मैंने बेसिक आपको करवाई दिया है, उस बेसिक को पढ़ना जिससे कि आपको इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रहे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है एक्सरसाइज 10.2। एक बिंदु Q से वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वर्त की त्रिज्या हमें बतानी है कि 7 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी या 24.5 सेंटीमीटर होगी। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस वर्त की स्पर्श रेखा बना लेते हैं। यहां पर स्पर्श बिंदु का हमने नाम क्या रख दिया P, और ये बाहर कोई बिंदु दे रखा है Q। और प्रश्न में स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई को मैंने 24 सेंटीमीटर नाम दिया, ठीक है। वर्त का केंद्र जो है केंद्र क्या हो गया O। केंद्र O से Q तक की जो दूरी दे रखी है अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर हो गई 25 सेंटीमीटर। हमसे वर्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो केंद्र को मैंने परिधि से जोड़ दिया तो ये वर्त की त्रिज्या हो गई, और ये वर्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है ज्ञात। हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज बना। अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण दे रखा है 25, लंब दे रखा है 24, तो हमें आधार की प्रमेय लगानी है और आधार का मान क्या करना है ज्ञात। देखो
समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू से, और इस समकोण त्रिभुज पर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार की प्रमेय लिखवा रखी है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वैल्यू जमा दो। आधार तो क्या है, त्रिज्या यानी ओपी, कर्ण कितना दे रखा है 25, और लंब कितना दे रखा है 24। कैलकुलेट करो। ओपी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। ओपी स्क्वायर एज इट इज है, 625 में 576 घटाया तो कितना आ जाएगा 49। ओपी का मान ज्ञात करना है, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। यानी इस वर्त की जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर कहां पे मैच कर रहा है, ए पे, यानी इसका ए विकल्प सही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है आकृति 10.11, आकृति दे रखी है 10.11 में टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वर्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वर्त की दो स्पर्श रेखाएं हमें दे रखी हैं। पी ओ क्यू वाला कोण 110 डिग्री का है, पी ओ क्यू वाला कोण यानी ओ वाला कोण 110 डिग्री का दे रखा है। कोण पी टी क्यू किसके बराबर है, पी टी क्यू, यानी ये टी वाला कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बेसिक में हमने पढ़ा था कि ओ वाले कोण और टी वाले कोण, इन आमने सामने वाले कोणों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण पी ओ क्यू और कोण पी टी क्यू, इन दोनों का टोटल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अब पी ओ क्यू का मान प्रश्न में कितने डिग्री दे रखा है 110, और पी टी क्यू का मान हमें क्या करना है ज्ञात, बराबर में कितना आ गया 180 डिग्री। तो हमें कोण पी टी क्यू का मान निकालना है, तो ये तो रहा 180 डिग्री, 110 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। कोण पी टी क्यू 180 में 110 घटाया तो कितना डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन में 70 डिग्री कहां पे आ रहा है, बी पे, यानी इसका बी विकल्प सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे की ओर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA किसके बराबर होगा, यह हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले जो P बिंदु है वो हम कहीं पर भी रख लेते हैं, मान लेते हैं ये P बिंदु हो गया। ठीक है, चित्र में समझना है, ये कौन सा बिंदु हो गया, P बिंदु। वर्त का जो केंद्र दे रखा है उस केंद्र का नाम क्या हो गया O, और वर्त पर दो बिंदु है A और B। ये बिंदु कौन सा हो गया A, और ये बिंदु कौन सा हो गया B। अब इनसे स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये P से A तक की स्पर्श रेखा हो गई, और ये P से B तक की स्पर्श रेखा हो गई। ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो ये कोण कितना डिग्री का हो गया 80 डिग्री का। हमें जो ज्ञात करना है वो कोण कौन सा है, पी ओ ए का मान बताना है कितना डिग्री होगा। ये तो रहा P, ये रहा O, ये रहा A, यानी ये वाला कोण बताना है कि कितने डिग्री का होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये वाला जो कोण होगा क्या इसके आधे के बराबर होगा, तो ये 80 डिग्री है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितने डिग्री बनता है 90 डिग्री, और हम त्रिभुज ए पी ओ को लेके चलेंगे, उसमें 90 और 40 को जोड़ेंगे तो 130,
और 180 में घटा देंगे तो इस वाले कोण का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान दो। आकृति से कोण कौन सा दे रखा है 80 डिग्री का, ए पी बी, ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया 80 डिग्री का। हम जानते हैं कि ये 40 डिग्री बनाएंगे हम जानते हैं कि कोण ए पी ओ, ये कोण ए पी बी के आधे के बराबर होता है। ठीक है, ए पी बी कितना दे रखा था 80, तो 80 का आधा किया तो ये कोण कितना डिग्री का आ गया 40 डिग्री का। फिर हम जानते हैं कि जो त्रिज्या ए ओ ए है वह स्पर्श रेखा पी ए के क्या होती है लंब। अगर ये इसके ऊपर लंब है तो इसका मतलब कोण पी ए ओ लंब के कारण कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। अब हम इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, त्रिभुज ए ओ पी से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें पहला कोण तो कौन सा है एपीओ, दूसरा कोण कौन सा है पीओए, और तीसरा कोण जो कि हमें ज्ञात करना है वो कौन सा है पीओए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। एपीओ जो कोण है वो अभी अभी हमने कितने डिग्री निकाला है 40 डिग्री, पीएओ जो है वो हमने कितने डिग्री निकाला है 90 डिग्री, और कोण पीओए का मान हमें ज्ञात करना है और टोटल कितना है 180 डिग्री। इनको जोड़ो, देखो 90 और 40 कितना हो गया 130, प्लस में कोण पीओए का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में कितने डिग्री आ गया 180 डिग्री। यदि कोण पीओए हमें ज्ञात करना है तो 180 डिग्री प्लस का 130 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। कोण पीओए 180 में से 30 घटाया तो कितने डिग्री आ गया 50 डिग्री, यानी कोण पीओए का मान 50 डिग्री होगा। ऑप्शन में 50 डिग्री ए नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब इसका ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट रहे तो आप वीडियो को दोबारा देखना, जिससे कि आपके डाउट में कोई डाउट आपका हल हो और आप अगले क्वेश्चन को अच्छे से सीख सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये इस वर्त का क्या हो गया केंद्र, केंद्र का नाम क्या रखा ओ। इस वर्त का जो व्यास है वो हमने बनाया जिसका नाम क्या है ए बी। ये इस वर्त का क्या हो जाएगा व्यास। अब इस व्यास के सिरों पर हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये तो पहली स्पर्श रेखा हो गई और ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। तो स्पर्श रेखा हो गई। इस स्पर्श रेखा का नाम हमने क्या रखा एल, और इस स्पर्श रेखा का नाम हमने क्या रखा एम। और अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, अर्थात इनको कितना ही आगे और कितना ही पीछे बढ़ा लो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दे रखा है उसके बारे में लिखते हैं। दिया है ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं एल और एम हैं। दो स्पर्श रेखाएं एल और एम हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये एल स्पर्श रेखा एम स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर है। इसके लिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं, रचना का काम करते हैं। रचना के लिए हमने क्या किया, इस एल स्पर्श रेखा
इसके लिए हमने क्या काम किया, एक तिर्यक रेखा इन दोनों के बीच में खींच दी। ये तिर्यक रेखा आपको नजर आ रही होगी, इसका नाम रख देते हैं सी डी। ये सी स्पर्श रेखा एल पर है और ये जो डी है वो स्पर्श रेखा एम पर है। तो यहां पे सी डी एक तिर्यक रेखा है, ऐसा हमने कंप्लीट किया है। अब हम यहां पे देखते हैं कि हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये कोण नंबर 1 हो गया। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ये कोण नंबर कौन सा हो गया, 2। इस बात का यहां पे प्रमाण देते हैं, सत्यापन। कोण नंबर जो 1 है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि त्रिज्या ओ ए स्पर्श रेखा एल पर क्या होती है, लंब होती है। इसी तरह कोण नंबर जो 2 है वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कारण ये जो ओ बी है वो किसके ऊपर लंब है, स्पर्श रेखा एम पर। कोण नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों बराबर होंगे, कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के, क्योंकि कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। कोण 1 और कोण 2 को ध्यान से देखते हैं तो ये एकांतर कोण का काम कर रहे हैं। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, जेड की आकृति बन रही है तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो क्या एकांतर कोण हो गया। एकांतर से रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। तो जिससे प्रूफ हो जाएगा कि स्पर्श रेखा एल और एम व्यास के सिरों पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 90 डिग्री का है, अर्थात ये एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण है, तो जिससे स्पर्श रेखा एल किसके समांतर हो जाएगी, एम के। और ये दोनों स्पर्श रेखा समांतर हो ऐसा हमें सिद्ध करना था, तो क्या लिखा लास्ट में, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु मान लेते हैं ये हमारे पास P है। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हम बना देते हैं P से। ये P से हमने स्पर्श रेखा बना दी। इस स्पर्श रेखा का नाम हमने L रखा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र का नाम क्या रख दिया हमने, O। अब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर हम एक लंब डालेंगे, तो ये हमने यहां पर स्पर्श रेखा पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंब डाल दिया। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो लंब है वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। इस बात को हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले दिया है उसको लिखते हैं। दिया है ओ केंद्र वाले किसी वर्त के स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा L खींची गई है, ठीक है। अब L स्पर्श रेखा खींची गई है, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OP लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। अब वर्त के केंद्र से होकर जाता है तो इसका मीनिंग हम क्या लेंगे, अर्थात OP को हमें त्रिज्या सिद्ध करना है। अगर OP त्रिज्या हो गई तो त्रिज्या ही वर्त के केंद्र से होकर जाती है, तो वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
इस बात का यहां पे प्रमाण सत्यापन। सत्यापन के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये जो ओपी है वो एल पर क्या है, लंब है। ओपी एल पर क्या है, लंब है। और याद करो स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वर्त की त्रिज्या होती है। स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब क्या होती है, वर्त की त्रिज्या होती है। और त्रिज्या सदैव वर्त के केंद्र से होकर गुजरती हैं जब उसे आगे बढ़ाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि वर्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यह हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिखा है, हेंस प्रूफ। ठीक है, केवल ओरली प्रश्न है जिसको ढंग से सीखना है कि लिखना क्या है इसके अंदर। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। छठा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। देखो चित्र में वर्त का केंद्र का नाम क्या रख दिया हमने, ओ। स्पर्श रेखा हम बना लेते हैं यहां पे, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब इस ओ से इस ए तक की जो डिस्टेंस दे रखी है, प्रश्न में दे रखा है कि वर्त के केंद्र ओ से बिंदु ए तक की जो डिस्टेंस है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है कि स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वर्त की त्रिज्या यानी इस ओ बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो प्रश्न में दे रखा है तो उस हिसाब से जमाते हैं। ओ ए का जो मान दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा है ए बी और उसका मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। वर्त की त्रिज्या यानी ओबी और उसका मान हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि जो त्रिज्या ओबी होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा ओ ए बी। समकोण त्रिभुज ओ ए बी से, और इस समकोण त्रिभुज पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय किसकी लगानी है,
ये तो हो जाएगा कर्ण 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लंब 4 सेंटीमीटर। तो हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार की प्रमेय लगानी है। आधार स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार जो है वो तो है ओबी, कर्ण जो दे रखा है वो 5, लंब जो दे रखा है वो 4। कैलकुलेट करो, ये तो रहा ओबी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 4 का स्क्वायर किया 16, और घटाया तो कितना आ जाएगा 9। ओबी का मान हमें निकालना है, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। तो इस वर्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दें। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा बनती है। अब देखो, सकेंद्रीय वर्त का मतलब होता है जिनका केंद्र तो एक होता है लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। ऐसे दो वर्तों को इस तरह से बनाना सकेंद्रीय वर्त कहलाता है। सकेंद्रीय वर्त में बड़े वर्त की तो जीवा, हमने पीछे डिस्कस किया है कि वर्त की परिधि पर उपस्थित दो बिंदुओं को अंदर से मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो ये ए बी बड़े वाले वर्त के लिए जीवा हो गई। लेकिन ये छोटे वाले वर्त को स्पर्श करती हैं, और उस स्पर्श बिंदु का नाम हमने सी रखा है। तो ये छोटे वर्त की क्या हो गई? स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई क्या है? वो लंबाई हमें क्या करनी है? ज्ञात। बड़े वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बड़े वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। छोटे वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वर्त की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर हो गई। केंद्र का जो नाम है वो हमने ओ रखा है। अब ये तो है स्पर्श रेखा और ये है त्रिज्या, दोनों एक दूसरे पर क्या होती हैं? लंब। तो हम इस समकोण त्रिभुज में आधार की पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एसी तक का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो जितने सेंटीमीटर ये होगा उतने सेंटीमीटर ये हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें ए बी जीवा या फिर ए बी स्पर्श रेखा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमें क्या करना था? ज्ञात। देखो, यहां पे जमाते हैं क्वेश्चन को। बड़े वर्त की जो त्रिज्या है वो ओ ए का काम कर रही है, और इसका मान हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद छोटे वर्त की जो त्रिज्या है यह है ओसी है, और इसका मान हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। बड़े वर्त की तो जीवा, या फिर छोटे वर्त की स्पर्श रेखा, छोटे वर्त की स्पर्श रेखा, यानी इस ए बी का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि ये जो ओ सी है ये इस ए बी पर लंब का काम भी कर रहा है, तथा ए बी को समद्विभाजित भी कर रहा है। जिसकी वजह से इस ए बी के दो बराबर टुकड़े हो गए, यानी AC और BC का जो मान है वो आपस में बराबर होगा। अब हम समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं ACO से। समकोण त्रिभुज ACO से, और हमें आधार का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय आधार के लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आधार की पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। आधार की जगह तो हमने AC रख दिया, कर्ण की जगह हमने 5 और लंब की जगह हमने कितना रख दिया? 3। कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा AC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 9 और घटाया तो कितना आ गया? 16। AC का मान हम ज्ञात करते हैं तो स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। तो AC का मान 4 है,
तो BC का मान भी कितना होगा, क्योंकि दोनों बराबर है AC BC, तो BC का मान भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब टोटल हमें निकालना है AB, तो ये दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है AC प्लस BC। तो यहां से AB का मान कैसे मिलेगा, AC के स्थान पे 4, BC के स्थान पे 4, तो AB का जो मान है वो कितने सेंटीमीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा हो, अर्थात इस AB का जो मान है वो कितने सेंटीमीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर, जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है यहां पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन, ध्यान दो 8वां क्वेश्चन क्या है। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है और हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होता है AD प्लस BC। एक वर्त है और इस वर्त के परिगत ABCD एक हमें चतुर्भुज नजर आ रहा है, जो वर्त को P, Q, R और S इन बिंदुओं पर क्या करता है, स्पर्श। और हमें सिद्ध करना है कि AB और CD भुजा का टोटल जो होता है वह AD और BC के टोटल के बराबर होता है। देखो, सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसके बारे में लिखते हैं। दिया है ABCD वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है। ABCD वर्त के परिगत क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज हमें दे रखा है। हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर होता है AD प्लस BC। इस बात का यहां पे सत्यापन लिखते हैं। सत्यापन में हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब इससे हमें क्या चित्र में सीखना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये A वर्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे खींची गई स्पर्श रेखा AP और AS, इसका मान बराबर होगा। तो यहां पे लिखते हैं AP का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, AS के। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख दिया, 1। ठीक इसी प्रकार वर्त के बाहर कौन सा बिंदु है, B, और B से खींची गई स्पर्श रेखा BP और BQ, ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो BP का जो मान है वो किसके बराबर रख दिया मैंने, BQ के बराबर। समीकरण नंबर 2। वर्त के बाहर C बिंदु है, C से खींची गई स्पर्श रेखा CR और CQ, ये बराबर हो जाएगी। CR और CQ का मान बराबर, समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। अब D बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी है, DR और DS, ये बराबर होगी। तो DR और DS को हमने बराबर कर दिया, समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं, तो समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से चारों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं। तो पहले आगे वाले हिस्से को जोड़ दे सबको, यानी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर लिखिए पीछे वाले हिस्से को जोड़ दें। पीछे वाला हिस्सा क्या है, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब जमाओ देखो, इसमें भी P है और इसमें भी P है, तो इनको एक कोष्टक में लिख देते हैं AP प्लस BP। दोनों में R है तो कोष्टक में लिख देते हैं CR प्लस DR। दोनों में S है यहाँ पे, तो इनको कोष्टक में लिख देते हैं AS प्लस DS। दोनों में Q है तो कोष्टक में लिख देते हैं BQ प्लस
सी क्यू। अब यहां देखो कॉमन बिंदु को तो हटा दो, बाकी क्या बना ए बी। कॉमन बिंदु को तो हटा दो तो क्या बना सी डी। कॉमन बिंदु को हटा देते हैं तो क्या बना ए डी। कॉमन बिंदु को हटा देते हैं क्या बना बी सी। और चेक करना था हमें, ये लाना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। हमें ये लाना था ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। और यहां पर ये प्रूफ होता है तो लास्ट में हेंस प्रूफ। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। संपर्क बिंदु सी यानी स्पर्श बिंदु सी पर एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसी खींची गई है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। देखो चित्र में समझो, ये कोई ओ केंद्र वाला एक वृत्त दे रखा है। इसके बिंदु P और बिंदु Q से दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। स्पर्श बिंदु C से हमने एक और स्पर्श रेखा यहां पर AB खींची है, जो एक्स वाई को तो कहां पे काट रही है A पे, और एक्स डैश वाई डैश को कहां पे काट रही है B पे। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी यानी ये जो ओ वाला कोण है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसे हम यहां पे लिखेंगे कि क्या दिया है। दिया गया है ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश खींची गई हैं। ये दो स्पर्श रेखा हमने बना दी, यहां पे एक्स डैश वाई डैश खींची गई हैं। स्पर्श बिंदु C से एक और स्पर्श रेखा AB इस प्रकार खींची गई है कि एक्स वाई को A पर तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसा प्रश्न में हमें दे रखा था, उसको हमने उतार दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB जो है वह कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। इसके लिए हमने इसमें क्या की है रचना में हमने क्या किया है, O को किससे जोड़ दिया है, C से, OC को मिलाया। ये हमने रचनात्मक कार्य किया है। अब इस बात का लिखते हैं यहां पे सत्यापन। सत्यापन में हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेके चलेंगे। एक त्रिभुज तो हो जाएगा OPA और दूसरा हो जाएगा OCA। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हम इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे, इनको भी सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम रख दिया कोण नंबर 1
कोण नंबर 2, इसका नाम कोण नंबर 3 और इसका नाम कोण नंबर 4। देखो, दो त्रिभुज लेंगे ओ पी ए, या फिर आप ऐसे कह लो ओ ए पी और ओ ए सी। ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज है ओ ए सी से। इन दोनों का हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम के लिए सबसे पहले देखते हैं ओ ए दोनों में काम आ रही है, उधर वाले त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज में। तो ओ ए बराबर ओ ए कौन सी भुजा हो गई है? उभयनिष्ठ भुजा। नंबर 2, हम जानते हैं वर्त के बाह्य बिंदु ए से खींची गई एपी और ए से स्पर्शरेखा बराबर होगी। एपी का मान किसके बराबर कर दिया? एसी के बराबर। वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। दो चीज, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो ओपी और ओसी एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी। ओपी का मान किसके बराबर हो जाएगा? ओसी के। एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो क्या यहां पे हम लिख सकते हैं भुजा भुजा भुजा, ट्रिपल एस नियम लग रहा है, एस एस एस। सर्वांग समता कसौटी से, इस कसौटी से दोनों त्रिभुज, एक तो त्रिभुज कौन सा है? ओएपी, और दूसरा कौन सा है? ओएसी। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत कोणों से, संगत कोण में कोण नंबर जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। इसी प्रकार 3 भी किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो कोण नंबर 1 जो है वह 2 के बराबर हो गया, और यहां लिख देते हैं इसी प्रकार कोण नंबर जो 3 है वह कोण नंबर 4 के बराबर हो गया। और इन दोनों को मिलाकर हमने समीकरण नंबर कौन सा नाम दे दिया? 1। ठीक है, अब चित्र में देखते हैं कि पी ओ क्यू जो है वो एक सरल रेखा है, और सरल रेखा का कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू जो है वह कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री। कारण एक सरल रेखा, एक सरल रेखा कोण से। अब ये पी ओ क्यू जो है वो 4 कोणों में टूटा हुआ है, कोण नंबर 1 2 3 4। तो हम यहां पे लिख देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। इनका टोटल कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। अब जो कोण नंबर 1 है वो किसके बराबर है? कोण नंबर 2 के। तो हम कोण नंबर 1 को किसमें चेंज कर देंगे? 2 में। कोण 2 एज इट इज है। कोण नंबर जो 3 है वो किसके बराबर है? 4 के। तो कोण नंबर 4 को हम वापस क्या लिख सकते हैं? कोण नंबर 3। चेंज कर दिया, बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये हमने चेंज कौन से समीकरण से किया है? समीकरण नंबर 1 से। कोण नंबर 2 दो बार है, कोण 3 दो बार है, तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 जो है वो 2 बार है, तो 2 बाहर लिख दिया, बराबर में कितना आ गया? 180 डिग्री। कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 को रखा, 180 डिग्री के बटे में कितना आ जाएगा? 2। कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, 180 में 2 का भाग दिया, कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री। 2 और 3 का टोटल 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या 2 और 3 से ही ए ओ बी वाला कोण बन रहा है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 2 और 3 से कोण ए ओ बी बन रहा है, और ये कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। इस कोण ए ओ बी को 90 डिग्री हमें प्रूफ करना था, तो यहां पे लिखा हुआ है कोण ए ओ बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो लास्ट में हम लिख देते हैं हेंस प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि
किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का क्या होता है? संपूरक होता है। तो इसके लिए हम चित्र को बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोई बिंदु दे रखा है P, जो वर्त के बाहर है, और ये दो इसके स्पर्श बिंदु हैं A और B, और ये इस वर्त का केंद्र है जिसका नाम है O। P से लेकर A तक की दूरी PA स्पर्श रेखा हो गई। फिर P से लेकर B तक की जो दूरी है ये PB स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से जोड़ें तो O को हमने A से और O को B से मिला दिया। तो प्रश्न में कहा गया है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का झुकाव यानी ये P वाला कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से जोड़ने वाला ये वाला कोण यानी O वाला कोण हो गया। इन दोनों कोणों का टोटल संपूरक होता है यानी 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनाती है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 90। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। जो प्रश्न में दे रखा है सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं। दिया है बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण APB यानी बाहर वाला कोण और AOB केंद्र वाला कोण ये संपूरक यानी कितने डिग्री लाना है? 180 डिग्री। इस बात का यहां प्रमाण लिखते हैं। देखिए सत्यापन। सत्यापन में हम जानते हैं कि त्रिज्या तो कौन सी हो गई? OA। स्पर्श रेखा कौन सी हो गई? PA। इसके ऊपर लंब होती हैं। त्रिज्या कौन सी हो गई? OB। और स्पर्श रेखा कौन सी हो गई? PB। उस पर लंब होती हैं, तो 90 डिग्री कोण हो जाएंगे ये वाले। हम चतुर्भुज PAOB को लेके चलते हैं। चतुर्भुज PAOB से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक कोण तो इसमें कौन सा है? O, जिसका नाम है AOB। एक कौन सा है P, जिसका नाम है APB। एक कौन सा है AOAP। एक कौन सा है BOBP। और इन चारों कोणों का टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला कोण तो हमें दिखाना है AOB और APB ये कितने डिग्री के हैं? ये कोण तो हमें दिखाने हैं कि दोनों कोण कितने डिग्री के हैं। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, जबकि ये वाला कोण त्रिज्या स्पर्श रेखा के मध्य कोण बना। त्रिज्या स्पर्श रेखा के मध्य कोण बना तो कितने कितने डिग्री लिख दिया? 90 डिग्री। AOB कोण APB एज इट इज है 90 180 बराबर में कितना आ गया? 360। कोण AOB और कोण APB का मान निकालते हैं तो 360 180 प्लस का इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। कोण AOB और कोण APB यहां पे घटाया तो कितने डिग्री आ जाएगा? 180 डिग्री। तो वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण तो P वाला है
और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर केंद्र पर बना कोण ये वाला है, और इन दोनों का टोटल कितने डिग्री है, समपूरक यानी 180 डिग्री है। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध। ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। देखो सबसे पहले ये वर्त है और इस वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा गया है। तो ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज हुआ, एक समांतर चतुर्भुज। और हमें सिद्ध करना है कि ये ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज हो। परिगत का मतलब ये इसको P, Q, R और S बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। मतलब परिगत का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ से स्पर्श कर रहा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है यानी आमने सामने वाली भुजा बराबर है, और सम चतुर्भुज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं, दिया है ए बी सी डी एक वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। यह हमें सिद्ध करना है। सम चतुर्भुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर लानी है, यानी ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और डी ए भुजा, ये सारी भुजा बराबर आनी चाहिए। इस बात का सत्यापन देखें यहां पे। सत्यापन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। हम जानते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। अब स्पर्श रेखाओं की लंबाई यानी एपी का मान एएस के बराबर हो जाएगा, डीएस का मान डीआर के बराबर हो जाएगा, बीपी का मान बीक्यू के बराबर हो जाएगा, और सी आर का मान सी क्यू के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4। अब इन चारों समीकरणों को हम आपस में जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 1 + 2 + 3 + 4 से चारों समीकरण को जोड़ते हैं। तो पहले आगे वाले हिस्से को जोड़ लें, AP + DR + BP + CR। अब पीछे वाले हिस्से को जोड़ते हैं, AS + DS + BQ + CQ। जोड़ो देखो, PP वाले हिस्से को पास रखते हैं तो AP को हम BP के पास रखेंगे, RR वाले हिस्से को साथ रखते हैं तो CR को DR के पास रखेंगे, AS को DS के साथ और BQ को CQ के साथ। जमाओ देखो, P और P कॉमन हटा देंगे तो AB बचेगा, R और R कॉमन हटा देंगे तो CD बचेगा, S और S कॉमन हटा देंगे तो AD बचेगा,
Q और Q कॉमन हटा देंगे तो BC बचेगा। इसका नाम रखेंगे हम समीकरण नंबर 5। प्रश्न में कहा गया था कि ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में AB CD के बराबर हो जाएगा और BC AD के बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो यहां पे लिखते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा बराबर होगी। सम्मुख भुजा का मतलब AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगी और BC जो है वो AD के बराबर हो जाएगी। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 6। समीकरण नंबर 5 व 6 से मान रख दो। देखो कहां चेंज करना है आपको। AB के स्थान पे तो AB रहने दो, लेकिन इस CD के स्थान पे आप चेंज कर सकते हो AB। AD के स्थान पे AD रहने दो, लेकिन आप BC के स्थान पे चेंज कर सकते हो AD। मान रखो AB और AB कितना हो गया? 2AB। और AD और AD कितना हो गया? 2AD। 2 से 2 कट गया तो AB का मान किसके बराबर आ गया? AD के बराबर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 7। AB और AD बराबर है। चित्र में देखते हैं AB कौन सा है? ये। और AD कौन सा है? ये। समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने वाली भुजा बराबर है और समीकरण नंबर 7 में AB AD यानी अगल बगल वाली भुजा बराबर है। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने वाली और अगल बगल वाली भुजा बराबर होती है उसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ABCD समांतर चतुर्भुज के साथ साथ समचतुर्भुज भी है। तो हम क्या करेंगे? आमने सामने वाली समीकरण नंबर 6 अगल बगल वाली समीकरण नंबर 7 की तुलना करके और सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 6 व 7 से। समीकरण नंबर 6 व 7 की तुलना करते हैं तो सभी भुजाएं यानी AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और DA भुजा, और जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और ये समांतर चतुर्भुज वाला कथन हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें। 12वें क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो बड़ा क्वेश्चन भी है। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी सिलेबस में क्वेश्चन है तो इसको करना है। देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के चारों ओर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि BD और DC, जिनमें BC को संपर्क बिंदु D द्वारा विभाजित किया गया है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई की है। आकृति हमें दे रखी है। भुजा AB और AC का मान हमें क्या करना है? ज्ञात। देखो, एक वृत्त है, इस वर्त के परिगत एक त्रिभुज हमें ABC इस तरह से दे रखा है कि जो BD भुजा है और CD भुजा है उसका मान 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें बची हुई भुजा AC का मान और AB का मान क्या करना है? ज्ञात। इस वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं E और इस वाले बिंदु को नाम दे देते हैं हम F। ये F वाला बिंदु हो गया। ठीक है, हम जानते हैं वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, AE को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये कितने सेंटीमीटर हो गए? x। ये x है तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? x सेंटीमीटर। कुछ रचना करते हैं। O को हमने किससे मिला दिया? E से, और O को हमने किससे मिला दिया? F से। उसके बाद रचना करते हैं, इस O को हम किससे जोड़ देंगे? A से। इस O को हम किससे जोड़ देंगे? C से। और इस O को हम किससे जोड़ देंगे? B से। ठीक है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री, त्रिज्या स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री। अगर हमें टोटल ये वाली भुजा बनानी है BC, तो इसमें 6 और 8 है, इन दोनों को टोटल करते हैं तो 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहां पर A और C को हम टोटल करते हैं तो इसमें x भी है और 6 भी है,
इन दोनों को टोटल किया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर। अगर हम इस वाली भुजा की बात करें टोटल, तो इसमें x और 8 है, तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 8 सेंटीमीटर। इस ए बी भुजा को हम स्मॉल a मान लेते हैं, बी सी भुजा को हम स्मॉल b मान लेते हैं, और ए सी भुजा को हम स्मॉल c मान लेते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा हैं। हमें केवल इस x का मान ज्ञात करना है, तो हमें बची हुई ए सी भुजा का मान और ए बी भुजा का मान पता चल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें x का मान ज्ञात करते हुए त्रिभुज की बाकी भुजा ज्ञात करनी है, यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तीन भुजा ए बी सी के आधार पर 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप को हम बोलते हैं एस। ए बी और सी इन तीनों भुजाओं को जोड़कर हम आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। एस का मान निकालते हैं। ए का मान तो हमें प्रश्न में दे रखा है x प्लस 8, बी का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर और सी का मान दे रखा है x प्लस 6 सेंटीमीटर, और जोड़कर क्या कर दिया, आधा। कैलकुलेट करते हैं, x और x कितना हो जाएगा, 2x, 14 और 6 20 और 8 28, बटे में कितना है 2। यहां से s का मान निकालते हैं, तो 2 का भाग 2x में दिया तो x बार, 2 का भाग 28 में दिया तो 14 बार। तो s का मान यानी अर्ध परिमाप का मान कितना आ गया, x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब हमें हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन के सूत्र से एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। वैल्यू रखो इसके अंदर, अंडर रूट ऑफ एस के स्थान पे एस का मान कितना आ गया था, एक्स प्लस 14, एस के स्थान पे एक्स प्लस 14 माइनस ए का मान कितना है, एक्स प्लस 8, तो माइनस अंदर गया तो माइनस का एक्स और माइनस का 8। एस का मान कितना है, एक्स प्लस 14 माइनस बी का मान कितना दे रखा है 14, एक्स का मान एक्स प्लस 14, सी का मान कितना दे रखा है एक्स प्लस 6, माइनस अंदर गया तो माइनस का एक्स और माइनस का 6। कैलकुलेट करो इसे, ये तो रहा x प्लस 14, यहां पे x से x कट गया, 14 से 14 कट गया, x से x कट गया, तो 14 में से 8 गया तो 6, और 14 में से 6 गया तो 8, और यहां पे क्या बच रहा है x। कैलकुलेट करो इसे, x प्लस 14 तो एज इट इज है, 8 छंग 48 को x से गुणा किया तो 48x, सारा मान सेंटीमीटर में क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल कितना आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस 14 48 एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे पहला छोटा त्रिभुज है ए ओ बी, दूसरा छोटा त्रिभुज है बी ओ सी, तीसरा छोटा त्रिभुज है ए ओ सी। इन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कौन सा हो जाएगा, देखो आधार तो ये वाली भुजा काम करेगी और ऊंचाई ये वाली भुजा काम करेगी। तो ऊंचाई तो सब में सेम है, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, और आधार का काम त्रिभुज की भुजा करेगी। जैसे इस वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा a, इस वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा b, इस वाले के लिए त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा c।
1/2 आधार, आधार का मान क्या है ए का मान दे रखा है x+8 और बी का मान ऊंचाई का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। काटो, देखो 2 से 4 को काटा 2 बार गया, 2 को अंदर गुणा किया तो 2x, 2 को 8 से गुणा किया तो 16, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। 1/2 आधार का जो मान दे रखा है वो 14 है और ऊंचाई का मान दे रखा है वो 4 है। काटो, देखो इसे, क्या 2 से यहाँ पे 4 को 2 बार काट दिया, 14 को 2 से गुणा किया तो 28, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। फिर एक आखिरी त्रिभुज है जिसका नाम है COA। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या हो जाएगा? x+6 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। 2 से काटो, 2 दूने 4 और 2 से गुणा करो तो 2x+6 दूने 12, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 4। अब हमारे पास इन छोटे छोटे त्रिभुजों को हम जोड़ देंगे तो क्या बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? तो हम समीकरण नंबर 2, 3, 4 को जोड़कर समीकरण नंबर 1 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC और एरिया ऑफ ट्राइंगल COA, यानी छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसमें हम मान जमाएंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 से जो निकालें। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर जो हमने मान निकाले हैं वो मान यहाँ पे पुट करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने हीरोन के सूत्र से निकाल रखा है, √48x, x+14। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल समीकरण नंबर 2 से निकाल रखा है, 2x+16। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हमने समीकरण नंबर 3 से निकाल रखा है, 28। त्रिभुज COA का क्षेत्रफल समीकरण नंबर 4 से निकाल रखा है, 2x+12। कैलकुलेट करो, ये तो हो जाएगा √48x प्लस x+14। 2x और 2x को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 4x। और यहाँ पे जोड़ो, देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16, हासिल 1, 2, 3, 4 और 1, 5, 56। कैलकुलेट करो, ये तो रहेगा √48x यानी x+14, दोनों में से 4 का भाग जा रहा है तो 4 कॉमन ले लिया, 4 चला गया तो x और 4 का भाग दिया तो 14 चौक 56, 14 बार गया। अब हम क्या करेंगे? इस अंडर रूट का पक्षांतरण करेंगे इधर, तो ये तो रहेगा 48x, x+14, ये अंडर रूट इधर आया तो स्क्वायर, 4x+14 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लग गया इधर। कैलकुलेट करो, ये 48x, x+14 तो एज इट इज है, 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 16, और x+14 का स्क्वायर किया तो x+14 का होल स्क्वायर। क्या x+14 के होल स्क्वायर से x+14 कट जाएगा? ही कितना बचा केवल यहाँ पे? 48x और बराबर में कितना है? 16x+14। 16 दूना 32, 16 × 48, ये फिर कितनी बार कट गया? 3 बार। तो इधर कितना बचेगा? केवल 3x। और इधर कितना बचेगा? x+14। यहाँ तो कितना बचा हमारे पास? 3x और यहाँ पे x+14। कैलकुलेट करो इसे, 3x, ये प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, बराबर में कितना हो गया? 14। 3x में से एक x गया तो 2x, बराबर में 14। x का अगर हम मान निकालें तो कितना आ जाएगा? 14 के बटे में 2, तो x का मान कितने सेंटीमीटर आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब ये x के वैल्यू हम यहाँ पे जमाएंगे, x की वैल्यू 8 के साथ जोड़ेंगे तो इस वाली भुजा का मान आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 6 के साथ जोड़ेंगे तो इस वाली भुजा का मान आ जाएगा। तो पहले हम AB भुजा निकालते हैं। पहले हम कौन सी भुजा निकालेंगे? इसकी AB भुजा। AB भुजा क्या है? x+8, x का मान कितना है? 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कौन सी निकालेंगे हम? AC।
ये क्या है, x प्लस 6, x का मान 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इस तरह से ए बी भुजा तो है 15 सेंटीमीटर और ए सी भुजा है 13 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं हमें क्या करनी थी, ज्ञात। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के चारों ओर बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वर्त के केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, देखो एक वर्त हमें दे रखा है, इस वर्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज एबीसीडी बना हुआ है, सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। तो सम्मुख भुजा का मतलब ए बी भुजा जो है, और सामने वाली कौन सी है, सी डी भुजा जो है, वो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो हम क्या करते हैं, इस ए बी को हम केंद्र से जोड़ देते हैं, इसके सामने वाली भुजा सी डी को हम केंद्र से जोड़ देते हैं। तो ये वाला कोण और इस वाले कोण का टोटल 180 डिग्री दिखा दो, या फिर इस वाले कोण का और इस वाले कोण का टोटल 180 डिग्री दिखा दो। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि किसी वर्त के परिगत किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। अब इस केंद्र को P से, Q से, R से और S से हम मिला देते हैं अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शंस, रचना करते हुए। और इन कोणों का नाम हम रखते हैं कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, इनका नाम रखते हैं। सबसे पहले दिया है उसके बारे में लिखते हैं। दिया है ए बी सी डी वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज हमें दे रखा है। सिद्ध करना है कि ए बी भुजा द्वारा केंद्र पे आंतरित कोण ए ओ बी, इसे मैं ओ नाम दे लेता हूं, और सामने वाली जो भुजा है उसके द्वारा केंद्र पे आंतरित कोण सी ओ डी, और इनका टोटल संपूरक होता है, यानी कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। को रचना करते हैं। इसमें रचना के लिए ओ को P, Q, R और S से मिलाया। P, Q, R, S को किससे मिला दिया हमने, O से। इस बात का सत्यापन, ये ध्यान रखना, वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे AP और AS, ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो इनके द्वारा स्पर्श बिंदु के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण भी बराबर होगा। दोबारा समझा रहा हूं, किसी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु केंद्र पर जो कोण बनाते हैं वो कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं, हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण सदैव बराबर होता है। अब आंतरित कोण में कौन कौन से कोण, कोण नंबर 1 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, कोण नंबर 3 जो है 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर हो जाएगा। तो कोण नंबर जो 1 है वो 2 के बराबर, 3 जो है वो 4 के बराबर,
5 जो है वो 6 के बराबर, 7 जो है वो 8 के बराबर। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम देना है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर यूज करेंगे इसे। हम जानते हैं कि किसी भी वर्त के चारों ओर का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो कोण नंबर 1 से लेकर हम 8 तक जोड़ेंगे तो 360 बनेगा। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना डिग्री होता है? 360। तो कोण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस और 8, और इनका टोटल कितना डिग्री हो गया? 360। अब इसमें कौन कौन से कोण चाहिए वो देख लो। जैसे मैं ए बी भुजा और सी डी भुजा के कोण देखता हूं तो कौन कौन से हैं? 2 3 और 6 7। तो इन्हीं को रखना है, बाकी को चेंज करना है। यानी 2 3 और 6 7 को रखना है, बाकी सब कोणों को हमें चेंज करते हुए चलना है। देखो, समीकरण नंबर 1 से चेंज कर देते हैं। एक को चेंज करना है तो एक को किस में लिख देंगे? 2 में। बाकी कोण नंबर 2 3 आगे दे रखा है। 4 5 को चेंज करना है तो 4 तो क्या हो जाएगा? 3 और 5 क्या हो जाएगा? 6। बाकी कोण नंबर 6 7 में दे रखा है। कोण नंबर जो 8 है उसको भी चेंज करना है। 8 को किस में चेंज कर देंगे? कोण नंबर 7 में। इनका टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, कोण नंबर 6 और कोण नंबर 7, ये हमारे पास दो दो बार हैं। 2 बार 2 बार, 6 भी 2 बार, 7 भी 2 बार। तो ये 2 बार मैंने 2 गुना बाहर कर दिया, बराबर में कितना है? 360। कोण नंबर 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 को रखेंगे। 360 के बटन में कितना आ जाएगा? ये 2 आ गया। कैलकुलेट करो। कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 6 प्लस कोण नंबर 7, डिवाइड किया तो कितना डिग्री आ गया? 180 डिग्री। कोण नंबर 2 और 3 मिलकर, क्या कोण नंबर 2 और 3 मिलकर क्या ए ओ बी बना रहा है? और कोण नंबर 6 7 मिलकर सी ओ डी बना रहा है। तो इसकी जगह मान रख देंगे। कोण नंबर 2 और 3 मिलकर तो बना रहा है ए ओ बी, और कोण नंबर 6 और 7 मिलकर बना रहा है सी ओ डी। इनका टोटल कितना डिग्री दे रखा है? 180 डिग्री। यानी किसी भी वर्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर हमेशा 180 डिग्री कोण बनाएगी, और यह हमें क्या करना था? सिद्ध। ठीक है, इसके साथ आपकी ये प्रश्नावली तो कंप्लीट होती है। प्रश्नावली के क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हैं स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती हैं। यानी ये हमें दो सकेंद्रीय वर्त दे रखे हैं, एक तो छोटा वाला वर्त हो गया और एक क्या हो गया? बड़ा वाला वर्त हो गया। ये स्पर्श रेखा तो छोटे वाले वर्त की है और जीवा बड़े वाले वर्त की है। हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो एपी है वो बीपी के बराबर आए, अर्थात इस जीवा या स्पर्श रेखा का समद्विभाजन इसकी वजह से हो रहा है। इसके लिए हम कुछ रचना करेंगे। ओ को किससे मिला देंगे? ए से, और ओ को किससे मिला देंगे? बी से। इन दोनों ही समकोण त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, जिनकी संगत भुजा बराबर हो जाएगी तो एपी बीपी के बराबर आ जाएगी। देखो, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है C1 व C2 चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। C1 व C2 चित्र में दो क्या दे रखे हैं? सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं। हमें सिद्ध करना है कि AP का जो मान है वो BP के बराबर है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। इस बात का सत्यापन में हम दो त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज OPA
और त्रिभुज OPB। इन दोनों त्रिभुज में जो OP है वो कॉमन आ रही है, तो OP किसके बराबर हो जाएगी? OP के, कारण उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद OA और OB बड़े वर्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी, OA बराबर OB, A की वर्त की त्रिज्या है। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री, तो वो भी 90 डिग्री होगा उस वाले त्रिभुज में, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कोण OPA का जो मान है वह कोण OPB के बराबर है। ये दोनों ही कोण कितने कितने डिग्री के हो गए? 90-90 डिग्री के। दो भुजा और एक कोण यानी SAS बन रहा है। SAS सर्वांग समता कसौटी से, और इस सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB, ये दोनों सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। संगत भुजा में हम किसको किसके बराबर करेंगे? AP को BP के बराबर। तो AP जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? BP के बराबर। और ये संगत टुकड़े हमें क्या करने थे? बराबर सिद्ध करने थे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट है आपका। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल हमें दे रखा है, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं और हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ दोगुना होता है कोण OPQ के। देखो एक वर्त हमें दे रखा है, इस वर्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है अकॉर्डिंग डायग्राम। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ यानी इस वाले कोण का मान OPQ इस वाले कोण का दोगुना होता है। चलिए सबसे पहले दिया है वो लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रहे। दिया है O केंद्र वाले किसी वर्त की दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ जो है वह दोगुना होता है कोण OPQ के। इस बात का यहां पे प्रूफ यानी सत्यापन देते हैं। सत्यापन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो कोण है उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, और जब दो भुजा बराबर है तो उनके दो समकोण भी क्या होंगे? बराबर। तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो यहां पे लिखते हैं हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु T से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है। तो इसका मतलब TP का जो मान है वह TQ के बराबर है। अब हम त्रिभुज TPQ को लेके चलते हैं। TP किसके बराबर आ रही है? TQ के। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण का मतलब क्या हो गया?
टी पी क्यू और टी क्यू पी, ये दोनों सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण टी पी क्यू और कोण टी क्यू पी, ये दोनों सम्मुख कोण बराबर होंगे और इन दोनों ही सम्मुख कोणों को हमने क्या मान लिया, थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो टीपीक्यू में एक तो कोण कौन सा है, टी वाला, पी टी क्यू दूसरा कोण है पी वाला, टी पी क्यू तीसरा कोण है क्यू वाला, टी क्यू पी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। वैल्यू जमाओ अब इसमें। ये तो पी टी क्यू कोण तो पता नहीं कितने डिग्री का है, लेकिन ये वाला कोण हमें कितना मान लिया था, थीटा। ये वाला कोण भी कितना हो गया, थीटा, बराबर में कितना हो गया, 180। थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, दो थीटा, 180 डिग्री। कोण पीटी क्यू इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। केवल थीटा का मान निकालना चाहते हो तो 180 माइनस कोण पी टी क्यू के बटे में कितना आ जाएगा, 2, डिवाइड कर दो। तो थीटा बराबर 2 का भाग 180 में दिया तो 90 बार, और कोण पी टी क्यू के बटे में कितना आ जाएगा, 2। इसका नाम मैंने समीकरण नंबर क्या रखा, 1। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये तो है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा, इनके बीच का टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहां पे लिख देते हैं, नीचे लिख दें इसको। हम जानते हैं कि जो ओपी है वो किसके ऊपर लंब हो जाएगी, टीपी के ऊपर। ओपी जो है वो किसके ऊपर लंब होगी, टीपी के ऊपर, जिसकी वजह से कोण ओपीटी जो है कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये ओपीटी वाला कोण जो है, ओपीटी वाला जो कोण है, दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एक तो थीटा और एक है ओपीक्यू। ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एक तो थीटा और एक ओपीक्यू, और इन दोनों का टोटल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। समीकरण नंबर 1 में थीटा का मान हमने निकाल लिया था, कितना है, 90 माइनस कोण पीटी क्यू बटा 2। समीकरण नंबर 1 से मान रख दो, समीकरण नंबर 1 से थीटा की जगह कितना रख दिया हमने, 90 माइनस कोण पी टी क्यू बटा 2, फिर हमें कितना दे रखा है, कोण ओ पी क्यू, और फिर कितना दे रखा है, 90 डिग्री। कैलकुलेट करो इसे, क्या 90 से 90 कट गया तो कितना बचा, माइनस का कोण पी टी क्यू बटे में कितना है, 2, प्लस में कोण ओ पी क्यू बराबर में कितना है, 0। माइनस के पी टी क्यू को तो रहने दो, ये प्लस का ओपी क्यू इधर आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस से माइनस कटा तो कोण पी टी क्यू जो है बटे में 2, ओ पी क्यू के लिए काम कर रहा है बराबर में। यहां से पी टी क्यू का मान निकाल लो तो ये 2 भाग से कहा जाएगा, गुणा में ओ पी क्यू के। प्रूफ होता है कि कोण पी टी क्यू जो है वह ओ पी क्यू का 2 गुना होता है, और ये हमें सिद्ध करना था। लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा है। पी और क्यू वर्त पर स्पर्श बिंदु एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। स्पर्श रेखाएं टीपी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखो चित्र को समझना, आकृति में हमें दे रखा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है। वर्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इसमें जीवा है जो कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। पी से और क्यू से स्पर्श रेखा जो खींची गई है वो कहां पे मिलती है, टी पर, और हमें इस पीटी की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात। तो पीटी की लंबाई के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो ये 2 बराबर भागों में टूट जाती हैं। 4 सेंटीमीटर ऊपर हो गया और 4 सेंटीमीटर कहां हो गया, नीचे। अब हम क्या करेंगे, 2 समकोण त्रिभुजों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। इस चित्र को मैं यहां बना देता हूं जिससे ये और ढंग से समझ में आ जाए।
ठीक है, ये तो हो जाएगा टी वाला पॉइंट, ये हो जाएगा पी वाला पॉइंट, ये वाला हो जाएगा आर वाला पॉइंट और ये वाला हो जाएगा क्यू वाला पॉइंट। ये तो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये टुकड़े करने के बाद 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और आधार का मान क्या कर लेंगे ज्ञात। तो देखो, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार जो दे रखा है वह है क्यू आर दे रखा है, कर्ण जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, लंब जो दे रखा है वो 4। कैलकुलेट करो, क्यू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर क्या 16, घटाया तो कितना आ जाएगा 9। क्यू आर का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट और 9 किसका वर्गमूल होता है 3। तो क्यू आर का मान कितने सेंटीमीटर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान हो गया 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं समकोण त्रिभुजों का समुच्चय क्या होता है समरूप। तो त्रिभुज पी आर टी, त्रिभुज पी आर टी जो होता है पी क्यू आर के समरूप होता है, पी आर पी क्यू आर के। कारण भी लिख देते हैं, समकोण त्रिभुजों के समुच्चय से, समकोण त्रिभुजों के समुच्चय से। अब इनके संगत भुजाएं लो, संगत भुजाओं से। संगत भुजा में देखो कौन कौन सी। इस वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है टीपी, तो इस वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है 5। इस वाले समकोण त्रिभुज का लंब कितना है 4 और इस वाले समकोण त्रिभुज का लंब कितना हो जाएगा 3। तो लंब कितना हो गया 3। कैलकुलेट कर लो, टीपी का मान आपको ज्ञात करना है तो 5 को 4 से गुणा कराओगे, बटे में कितना आ जाएगा 3। तो टीपी का मान कितना आ जाएगा 5 चौक 20 बटा 3 सेंटीमीटर। और ये स्पर्शिका की लंबाई हमें क्या करनी थी ज्ञात। ठीक है, इसके साथ प्रश्नावली 10 हमारी कंप्लीट है। हमने 10.1 और 10.2 विथ एग्जाम्पल वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। आप इसके प्रश्न को जहां पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखना, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो सके। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ ठीक लगा है, समझ में आया है, आपको लग रहा है कि हम आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में जरूर बताना कि हम इस चैनल के माध्यम से गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जिनको आवश्यकता हो इस चैनल की वहाँ तक ये पहुँच सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 11 डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नावली को ढंग से पढ़ें। ठीक है, ओके।